Yes, good morning all of you. This is the third part of चैप्टर नंबर 3 बिजनेस इन्वायरमेंट। और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फ्यूचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड द इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑन बिजनेस एक्टिविटीज़। तो विद दिस वी विल बी स्टार्टिंग द फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़, व्हाट sort of features new economic policies are having. तो फर्स्ट फीचर एज वी कैन सी हेयर दैट इज़ डी लाइसेंसिंग, यानी कि बिफोर 1991 मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ लाइसेंस हैज़ बीन गिवन टू ओनली पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। ये मैंने आपको लिबरलाइजेशन के अंदर पहले भी बताया था, अभी भी यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का, एलपीजी पॉलिसीज़ का बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है कि यहाँ पर प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस थी प्राइवेट सेक्टर पर वो रिड्यूस कर दी गई। और लाइसेंसिंग एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि गवर्नमेंट लाइसेंस सिर्फ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज़ को देती थी, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज़ ही सब चीज़ों को प्रोड्यूस करती थी। अगर वो प्राइवेट सेक्टर को मिलती थी तो वो बहुत लिमिटेड और कुछ ही आर्टिकल्स के लिए लाइसेंस जो है उन्हें मिलती थी, अदरवाइज़ नहीं मिलती थी। तो लिबरलाइजेशन के अंडर लाइसेंसिंग को हटा दिया गया जी। नेक्स्ट इज़ डिक्रीज़ इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी कि पब्लिक सेक्टर का रोल जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसेस से रिड्यूस कर दिया गया। अब फ़िलहाल कंडीशन ये है कि ओनली 2 सेक्टर्स आर देयर विच आर वर्किंग एज पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, अदरवाइज ऑल द सेक्टर्स हैज़ बीन पार्टिकुलरली और होली गिवन टू द प्राइवेट सेक्टर जी। नेक्स्ट इज़ डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर का रोल रिड्यूस करने के लिए एक पॉलिसी बनाई, एक टूल यूज़ किया जिसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। इस डिसइन्वेस्टमेंट में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने अपना जो शेयर था किसी भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज़ में उसे सेल आउट कर दिया प्राइवेट सेक्टर को, और उसमें पार्टिपल या होली प्राइवेट सेक्टर को ऑनरशिप दे दी गई। और इस तरह से गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज़ का जो पार्टिसिपेशन था या जो रोल था वो रिड्यूस किया। उसका रीज़न क्या था कि पब्लिक सेक्टर जो थे वो उतना टारगेट्स को अचीव नहीं कर पा रहे थे, इकनॉमी को उतना ग्रोथ नहीं दे पा रहे थे जितना उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। तो इसलिए गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंडर ये डिसाइड किया कि जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज़ लगातार लॉस में जा रहा है या उन्हें गवर्नमेंट को हर साल बजटरी सपोर्ट देना पड़ रहा है, उसे हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट कर देंगे जी। नेक्स्ट इज़ लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल, यानी कि गवर्नमेंट ने फॉरेन कैपिटल इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने की आज़ादी दे दी। जो भी एमएनसी चाहे वो अपनी यूनिट एस्टैब्लिश कर कर यहाँ पर इंडिया में वर्क कर सकती है, उसकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर कोई रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने नहीं लगाई। जो रेस्ट्रिक्शंस थी वो हटा दी गई या रिड्यूस कर दी गई जी। नेक्स्ट इज़ लिबरल पॉलिसी ऑफ टेक्निकल कोलैबोरेशन। पहले इंडिया, क्योंकि जब मैंने आपको बताया था कि 1951 में इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी कि इंडिया जो है सेल्फ डिपेंड बने हर चीज़ में, इसी के लिए उन्होंने क्या किया था, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज़ को इस्टेब्लिश किया था। तो स्टार्टिंग में तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज़ ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसेस में, बट फिर वहाँ पर करप्शन की वजह से और जो रेड टेपिज्म है इसकी वजह से वहाँ पर लगातार पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज़ जो है लॉस में जाने लगे। और गवर्नमेंट ने जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट या टेक्निकल कोलैबोरेशन पर रेस्ट्रिक्शन लगाई थी, इसी रीज़न की वजह से 1991 में एलपीजी पॉलिसीज़ के अंडर वो टेक्निकल कोलैबोरेशन की रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया। और अब इंडिया में हर एक चीज़, कोई नई टेक्नोलॉजी की कार, कोई नई टेक्नोलॉजी की मशीन, वो इंडिया में ख़रीदी जा सकती है कहीं से भी जी। नेक्स्ट इज़ सेटिंग अप फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, यानी कि इंडिया ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बना दिया जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंटरेक्ट करेगा और उनकी एक्टिविटीज़ पर ध्यान रखेगा, जिसे इन्होंने बताया है FIPB कहा गया है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, जिसका मेन काम होता था फॉरेन इन्वेस्टर को या एमएनसीज़ को
इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेक्ट करना। नेक्स्ट इज़ डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। अब देखिए इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो हैवी इंडस्ट्रीज़ और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं। तो गवर्नमेंट ने 1991 के बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का डी रिजर्वेशन किया, यानी कि उनके अंडर बनाए जाने वाले प्रोडक्ट्स को रिज़र्व कर दिया फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है वो फिक्स कर दिया। अगर कोई उस क्राइटेरिया के अंडर नहीं आता है और रिज़र्व गुड को प्रोड्यूस करता है तो उसको पेनलाइज़ किया जाएगा और उसके ऊपर जो लीगल एक्टिविटी है वो भी की जाएगी। क्योंकि जब कोई चीज़ रिज़र्व हो जाती है तो वो सिर्फ उसी के लिए होती है जिसके लिए वो रिज़र्व की गई है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को दोबारा से रिवाइज़ किया गया और 1000 ऑफ आर्टिकल्स वर रिजर्व्ड अंडर दिस रिजर्वेशन एक्ट। जी, तो इस तरह से मैंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के जो फीचर्स थे वो आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं। अब हम लोग देखते हैं व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑन बिजनेस एक्टिविटीज़। जी, तो देखिए जब भी हम कोई नई चीज़ यूज़ करते हैं तो उसके जो इम्पैक्ट होते हैं वो ज़रूर आते हैं, चाहे वो पॉजिटिव आए चाहे निगेटिव आए, इम्पैक्ट आएंगे ज़रूर। तो यहाँ पर हम उन्हीं इम्पैक्ट को पढ़ रहे हैं कि बिज़नेस एक्टिविटीज़ पर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के क्या इम्पैक्ट हुए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पहला है इंक्रीजिंग कंपटीशन। तो पब्लिक सेक्टर प्राइजेस के लिए ये बहुत ही बुरा हुआ कि उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए कंपटीशन फेस करना पड़ा, जो कि 1991 से पहले नहीं करना पड़ता था, क्योंकि इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट और एमएनसीज़ की जो एंट्री थी वो बंद थी। अब इंडिया में पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज़ को या इंडियन कंपनीज़ को अगर सर्वाइव करना था तो उन्हें कंपटीशन फेस करना था और फॉरेन कंपनीज़ के गुड्स के अकॉर्डिंग क्वालिटी देनी थी, तो ही कस्टमर उनसे अट्रैक्ट होगा और तो ही वो मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। जी, नेक्स्ट इज़ मोर डिमांडिंग कस्टमर। अब कस्टमर की डिमांड्स जो हैं वो बढ़ गई इन कंपेयर टू बिफोर 1991, क्योंकि तब इंडिया में पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज़ ही होती थी, कस्टमर के पास बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं होती थी। बट जैसे ही एमएनसीज़ इंडिया में एंटर हुई, उन्होंने वैरायटी ऑफ चॉइस जो है कस्टमर्स के सामने रखी प्रोडक्ट्स की। अब जो कस्टमर है जो वो लिमिटेड चीज़ों की चॉइस रखता था, अब वो बहुत डिमांडिंग हो गया और ज़्यादा क्वालिटी और ज़्यादा फीचर्स की डिमांड करने लगा। नेक्स्ट इज़ रैपिड चेंजिंग टेक्निकल एनवायरनमेंट। गवर्नमेंट ने जैसे ही टेक्निकल जो कोलैबोरेशन की पॉलिसीज़ थी उन्हें चेंज किया, उन्हें रिड्यूस किया, तो इंडिया का जो टेक्निकल एनवायरनमेंट था वो बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज होने लगा। जैसे मैं आपको इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में ब्लैक एंड वाइट टीवी और कलर टीवी ने बहुत लंबे समय तक इंडियन मार्केट को कैप्चर रखा, बट जैसे ही 1991 या 2000 में कलर टीवी के वेरिएशन चेंज होने लगे, उनके फीचर्स चेंज होने लगे और उनके बाद जो है एलईडी आई और एलईडी के बाद कब एलसीडी या प्लाज्मा टीवी आ गया ये हमें पता ही नहीं चला। ये दैट इज़ बिकॉज ऑफ टेक्निकल इन्वायरमेंट इज़ चेंजिंग वेरी फास्ट। तो ये सब जो है बिज़नेस एक्टिविटीज़ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के जो इफ़ेक्ट हैं वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ से पड़ रहे थे। नेसेसिटी फॉर चेंज। अब बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन जो इंडियन थी या जो पब्लिक सेक्टर था, उनके लिए अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना एक नेसेसिटी बन गई, बिकॉज दे नो कि अगर हम लोग चेंज होंगे तो वी विल सर्वाइव, अदरवाइज वी विल नॉट सर्वाइव। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इंडियन मार्केट में नोकिया जो है 81 या 90% का शेयर रखता था मोबाइल्स के केस में बिफोर 2010, यानी कि जब तक एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं आए। मार्केट में सैमसंग पहली ऐसी कंपनी थी जिसने अपना एंड्रॉयड फ़ोन मार्केट में लॉन्च किया और मार्केट में नोकिया जो है अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स लाने में पूरी तरह से जो है असफल रहा। उसने अपने विंडो फ़ोन जो है मार्केट में उतारे इन कंपेयर टू एंड्रॉयड फ़ोन। अब डिमांड जो थी एंड्रॉयड फ़ोन की थी और
अवेलेबल हो रहे हैं विंडो फ़ोन। तो मार्केट में जो नोकिया फ़ोन का कैप्चर था 81%, वो रिड्यूस होते 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 आज कंडीशन ये है कि नोकिया मार्केट से बाहर हो चुकी है और नोकिया को अब कोई नोकिया के फ़ोन जो है वो यूज़ भी नहीं करना चाहता। तो दैट इज़ द रीज़न वाई अ फर्म हैज़ टू बी अडॉप्ट द चेंजेस और बिकम अ नेसेसिटी टू अडॉप्ट द चेंजेस फॉर अ फर्म। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो दे विल सेंड आउट फ्रॉम द मार्केट। नेक्स्ट इज़ नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि पहले क्या था, ह्यूमन रिसोर्स यानी कि हमारे एम्प्लॉयज़ एक्सपीरियंस्ड हैं तो क्वालिफाइड नहीं है, क्वालिफाइड हैं तो एक्सपीरियंस्ड नहीं है। बट अब 1991 के बाद नई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बाद एम्प्लॉयज़ का क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ ट्रेंड नहीं होंगे, एक्सपीरियंस नहीं होंगे, क्वालिफाइड नहीं होंगे तो दैट फर्म विल नॉट बी सर्वाइव्ड इन द मार्केट। बिकॉज जो MNCs होती हैं वो अपने जो एम्प्लॉयज़ होती हैं, अपना ह्यूमन कैपिटल होता है, वो बहुत ट्रेंड होते हैं और बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं। इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एक राजा है जो बहुत पैसे वाला है, उसकी सेना पर बहुत छोटी है, पैसे वाला है बट सेना बहुत छोटी है, या जो उसकी जो सेना है वो भी बहुत बड़ी है बट वो सेना जो है वो ट्रेंड नहीं है, वो एक्सपीरियंस नहीं है, दे डोंट नो हाउ टू रिएक्ट एट द टाइम ऑफ वॉर के समय पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो वो सेना चाहे कितनी भी बड़ी हो और कितना भी राजा के पास पैसा हो, अगर उन्हें नहीं पता है कि लड़ाई के समय पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, तो कितनी भी छोटी सेना उन पर जो है आक्रमण करे, तो अगर वो लोग क्वालिफाइड नहीं हैं तो वो उस छोटी सेना से भी हार जाएंगे, और अगर वो क्वालिफाइड छोटी सेना कितनी भी छोटी हो वो उस बड़ी सेना को हरा देगी, बिकॉज दे नो ऑल द टेक्निक्स, ऑल द स्ट्रेटजीज़ ऑफ वॉर। तो यही रीज़न है कि एक कंपल्सन बन गया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अपनी ह्यूमन रिसोर्स या एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने का, उन्हें डेवलप करने का। नेक्स्ट इज़ मार्केट ओरिएंटेशन, यानी कि नाउ द फर्म्स हैज़ टू बी प्रोड्यूस द गुड्स अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द मार्केट और अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर्स, क्योंकि कंज्यूमर जो है मार्केट का किंग होता है। अगर आप उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो आपका मार्केट में बहुत लंबे समय तक सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट इज़ लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर को 1991 के बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के लॉन्च होने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने जो बजटरी सपोर्ट, यानी कि बजट के थ्रू जो पब्लिक सेक्टर को सपोर्ट मिलता था, उसे रिड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा दिया और पब्लिक सेक्टर का रोल घटा दिया। अब जब रोल घट गया तो उन्हें बजटरी सपोर्ट किस लिए दिया जाए। तो ये चैप्टर नंबर 3 के सभी टॉपिक्स थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं, और इसका कोई भी टॉपिक नहीं बचा है। थैंक यू।